अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के मंजर-ए-आम पर आने के बाद ये कयास-आराइयाँ हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के एक और लापता रहनुमा सदाकत अली अब्बासी भी मंजर-ए-आम पर आएंगे। और फिर कल अचानक से इस हवाले से खबरें गर्दिश करने लगी कि सदाकत अली अब्बासी की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। उन्हें 10 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि सदाकत अली अब्बासी को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए वही तरीक़ा इख्तियार किया गया है जो उस्मान डार के लिए किया गया था, और उनकी तरफ से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिलवाया गया है। लेकिन चैनल इंतज़ामिया ने उस इंटरव्यू को चलाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू नहीं चल सका। मगर अब से कुछ देर पहले ये तफसीलात सामने आई कि सदाकत अली अब्बासी अपने घर पहुंच गए हैं, और उनके घर पहुंचने की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो अपने अहले खाना के साथ मिलते हुए जज्बाती हो गए। हम बात यह है कि सदाकत अली अब्बासी 1 सितंबर से लापता थे, और 1 सितंबर को ही PTI ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि सदाकत अली अब्बासी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया है। बाद में उनके वकील बाबर रवान ने मज़ीद तफसीलात बताई कि सदाकत अली अब्बासी को पार्लियामेंट हाउस के सामने से लॉज से अगवा किया गया है। मगर इस्लामाबाद पुलिस ने सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी से मुसलसल लाइलमी का इजहार किया, और अब वो अचानक अपने घर पहुंच गए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी अब भी लापता हैं। फ़ारूक हबीब 27 सितंबर और शेख रशीद 17 सितंबर से लापता हैं, और दोनों रहनुमाओं से मुतालिक फिर पुलिस लाइलमी का इजहार कर चुकी है। दूसरी तरफ नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, और उनकी वापसी 14 दिन बाद होगी। इस हवाले से नून लीग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और हिकमत अमली ये है कि नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचकर सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे, और वहीं नून लीग का नया बयानिया अवाम के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद अगले दिन नवाज शरीफ खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर देंगे। और अदालत में सरेंडर करने से पहले नून लीग ने कानूनी अमल का आगाज़ कर दिया है। आज बाकायदा 20 माह के वक्फे के बाद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उसी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जहां शहबाज शरीफ की जमानत पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के सीने में अभी भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब मुसलसल चेकअप किया गया। हमने नवाज शरीफ का पहले एंटी एंजिनल थेरेपी के जरिए इलाज किया। नवाज शरीफ को एंजाइना की अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। मर्ज़ की अलामात बढ़ गई तो हमने उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया, और नवंबर 2022 में ये प्रोसीजर किया गया। यानी नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार करने के लिए अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। नवंबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर मुल्क छोड़कर जाने वाले नवाज शरीफ अब 4 साल बाद यानी 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आएंगे। नून लीग के सदस्य शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक बार बार सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। कानूनी टीम ने भी उन्हें आने का कह दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और कानूनी जो रुकावटें कोई हाल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो हेड दिया वो तशरीफ़ लाएँ, और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। जबकि सहाफ़ी एजाज़ सैयद के मुताबिक नवाज शरीफ पहले बरतानिया से सऊदी अरब जाएंगे, और वहाँ कुछ दिन अपने बेटे हुसैन नवाज के साथ क़याम के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे, और फिर वहाँ से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे। जबकि नून लीग इस वक्त लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। उनके मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हल्कों में कारकुनों को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने अपने सियासी मुस्तकबिल की सारी उम्मीदें इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी से जोड़ ली हैं। और नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ये दूसरी बार होगा जब नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी। इससे पहले नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले वतन वापस आए थे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ नून लीग के खिलाफ था। उस वक्त भी नवाज शरीफ की वापसी से सियासी हालात तब्दील हो गए थे, लेकिन वो तब्दीली नून लीग के हक में नहीं गई।
उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी इमरान खान थे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अदलिया और इमरान खान माइनस नवाज शरीफ करने के लिए सेम पेज पर थे। मगर आज इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का सेम पेज फट चुका है और नवाज शरीफ और उनकी जमात एस्टैब्लिशमेंट के करीब है और उनकी वापसी से जो तब्दीली मुतवक्को है वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाएगी और मुमकिन तौर पर नून लीग उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी तस्वुर की जा रही है। मगर नवाज शरीफ के लिए चैलेंज ये है कि इस बार ना उनके पास मुज़ाहिमत का बयानिया है और ना ही 16 महीने की हुकूमत के बाद कारकर्दगी का बयानिया है। उनके पास सिर्फ मुस्तकबिल के वादे हैं। 2018 में वतन वापसी के वक्त नवाज शरीफ अपनी मकबूलियत के उरूज पर थे। वो जेल गए मगर उनका भरपूर इस्तकबाल ना हो सका। नून लीग दिफाई पोजीशन में थी। नून लीग ने इलेक्शन नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में लड़ा और आज इमरान खान बहुत मकबूल है मगर जेल में है और तहरीक इंसाफ दिफाई पोजीशन में है और इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ भी इमरान खान की अदम मौजूदगी में अगला इलेक्शन लड़ेगी। यानी 5 साल का वक्त गुजर गया, हुकूमत और अपोजिशन में रहने वाले बदल गए, एस्टैब्लिशमेंट बदल गई, उन्हीं सियासतदानों के किरदार बदल गए मगर हालात नहीं बदले। कल पीटीआई नवाज शरीफ को कौमी मुजरिम करार देती थी और एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया नवाज शरीफ को कौमी मुजरिम करार देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, तो आज नून लीग इमरान खान को कौमी मुजरिम करार दे रही है। 2018 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के केसेस का सामना था और इमरान खान इश्तिहारी होने के बावजूद पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा कर रहे थे। मगर आज 2023 है, आज नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है जिसकी मौतली के बाद वो साइफर केस में जेल में हैं। इन तमाम मामलात का एक दिलचस्प पस मंज़र है। 2018 और 2023 में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक सियासी हालात में क्या फ़र्क है, इसका एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। ये मामला 2016 में उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2016 में तहरीक इंसाफ पनामा केस से मुताल्लिक सड़कों पर थी। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ राय बन चुकी थी। इमरान खान ताकतवर हलकों के लिए ब्लू आइड सियासतदान थे। 2014 में पीटीवी पर धावा बोलने की वजह से इमरान खान को एक इश्तिहारी मुलजिम करार दिया जा चुका था। मगर इसके बावजूद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आएँ, हम आपको इंसाफ देते हैं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान और फिर असद उमर दोनों कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जैसे कि 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया। मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। जिसके बाद पीटीआई बाकायदा पनामा केस में दरख्वास्त गुजार बन गई। इमरान खान इश्तिहारी होने के बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ केस में पेश होते रहे और फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों तक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई चलती रही। व्हाट्सएप कॉल के जरिए JIT बनाई गई और उसमें मनपसंद लोग शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट असरअंदाज हुई और फिर मनपसंद अराकीन पर मबनी JIT जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया कर रहे थे, उसने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकाल कर मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया गया और एहतसाब अदालत को कहा गया कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 महीने में फैसला दे। यानी 2018 के इलेक्शन से पहले ये पूरी मैनेजमेंट हो रही थी और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकरीरी भी कर दी गई और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल हसन को ही मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया गया। इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए और नैब में अपने केसेस का सामना करते रहे। मगर फिर जून 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लंदन में कुलसूम नवाज की तबीयत खराबी के बाइस अदालत से हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त की और 15 जून 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन पहुंचे और फिर 6 जुलाई को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को उनकी अदम मौजूदगी में सजा सुना दी। यूं नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन से सिर्फ 19 दिन पहले इंतखाबी रेस से बाहर हो गए। फिर 13 जुलाई को नवाज शरीफ ने अपनी बीमार अहलिया कुलसूम नवाज को लंदन में छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब 13 जुलाई को नवाज शरीफ का जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। एयरपोर्ट से दूर सिर्फ 6000 कारकुनान मौजूद थे। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के सीनियर रहनुमा भी अपनी अपनी रैलियों के साथ एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे और यूं नून लीग के रहनुमाओं के बजाय नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिक्योरिटी अहलकारों ने किया। रेंजर्स अहलकार और नैब के हुक्काम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए तैयारे के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया, जहां से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर आज इमरान खान है। और फिर नून लीग पर तनकीद हुई, शहबाज शरीफ पर तनकीद हुई कि उन्होंने बेदली से
रैली निकाली और वो एयरपोर्ट पहुंचना ही नहीं चाहते थे। नवाज शरीफ की फ़्लाइट तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई, मगर फिर भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक कारकुनों को नहीं ला सके, खुद भी नहीं पहुंच सके। उस वक्त इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कहा कि वापस आएँ, लाखों लोग आपके इस्तकबाल में निकलेंगे। और नवाज शरीफ छोटे भाई के कहने पर वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर में सिर्फ 4 से 8 हज़ार लोग सड़कों पर निकले और शहबाज शरीफ गाड़ी में छुपे हुए थे। इसी तरह की बात पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने भी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ और नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को धोखा दिया। नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ सोची समझी साजिश हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, कई साबिक वज़रा, ख्वाजा आसिफ सियालकोट वाले, राना सनाउल्लाह, इन्होंने जो नवाज शरीफ को तनहा छोड़ा है और सिर्फ पंजाब पुलिस की हल्की सी रुकावटों से, जिसमें ट्रैफिक दूसरी भी चलती रही है, ये एयरपोर्ट तक पहुंचे नहीं। 150 बंदा लेके नवाज शरीफ से हाथ मिलाने तो पहुंच जाते और इनके लोग वहाँ मजामत कर रहे होते नाके पे, ये वहाँ पहुंचे ही नहीं। ये तो सोची समझी कोई साजिश हुई है नवाज शरीफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को धोखा दिया, मगर खबरें ये भी सामने आईं कि नून लीग की क़यादत भी लाहौर की रैली से खुश नहीं थी। 2018 में नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई कि नवाज शरीफ के वफादारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को धोखा दिया और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हो गए। और इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मिलने के लिए जाने से पहले पार्टी की सीनियर क़यादत ने शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की और गिला किया कि उन्हें जुम्मे के दिन रैली के प्लान से लाइल्म रखा गया। खबर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज़ रशीद ने शहबाज शरीफ पर तनकीद की कि वह लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंचने में नाकाम हो गए। वो माल रोड पर ही फंसे रहे और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही रैली भी खत्म कर दी। नवाज शरीफ की फ्लाइट में 3 घंटे की ताख़ीर के बावजूद रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंची। खबर के मुताबिक एक सीनियर रहनुमा ने सवाल उठाया था कि जब मुशाहिदुल्लाह एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं तो बाकी रहनुमा एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे। और फिर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाली रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत देते हुए कहा कि रश की वजह से वो एयरपोर्ट नहीं जा सके थे। इतना बड़ा वो एक अवाम का समंदर था, मियाँ साहब का जहाज़ 1.5 घंटा लेट हो गया। हम उसी ओरिजिनल वक्त पे चले 3:45 बजे। एयरपोर्ट ना पहुंचना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा न खास्ता हम नहीं जाना चाहते थे। इस बात का सबूत है कि ये इतना पुरशको इस्तकबाली ये एक समंदर था, उसका फैलाव इतना बड़ा था कि वो पहुंच नहीं पाया वहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से रात को 12:15 बजे मैं धर्मपुरा पे जाके मैंने उसको खुदा हाफिज़ कहा। देखिए, आवाम को 9 बजे तक पता लग गया था कि मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले देखें कितने बुलंद थे। वो कहने कि चलें, आप आगे चलें और आगे चलें। शहबाज शरीफ के इस दावे पर जब हमने अपने ही प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। किस हद तक सदाकत है इस बात में कि पार्टी के रहनुमा इस बात पर नाला हैं कि क्यों नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट पर और सही प्लानिंग नहीं की गई थी। ये जो मामला हुआ, जो आप एयरपोर्ट पे कह रहे हैं, वहाँ पे सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ी बात है। जब हम वहाँ पे जाते और उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक ही रैली हुई है और प्रोग्राम के मुताबिक ही जो रूट जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से उसका इख्तिताम हुआ, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब का ये अकेले का डिसीजन था। ये इज्तिमाई फैसला था। 2 रोज कबल जो है मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारा कुछ तय पाया था। इज्तिमाई फैसला ये था कि एयरपोर्ट तक जाना ही नहीं है। आप लोगों ने जहां तक गए वहीं तक जाने का फैसला था, एयरपोर्ट जाने का प्लान ही नहीं था और ये 2 दिन पहले फैसला हो गया था आप लोगों का। जी बिल्कुल। ये जौड़ा पुल तक जो है ना, जहाँ पे रूट जो है वो पहले डिफाइन हुआ था। और फिर जब ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाना प्रोग्राम का हिस्सा था। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से लाइल्म है। ये 2018 में नवाज शरीफ की वतन वापसी की कहानी है। उस वक्त भी मुल्क में निगरान हुकूमत थी, आज भी मुल्क में निगरान हुकूमत है। उस वक्त नवाज शरीफ मकबूल थे, लेकिन उनकी वापसी में नून लीग उनके इस्तकबाल में नाकाम रही। लेकिन आज नून लीग उस तरह से मकबूल नहीं है, मगर इस दफ़ा नून लीग मुतमईन है कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, क्योंकि वतन वापसी पर नवाज शरीफ की फौरी गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। और नून लीग को उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ही नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, उसे मकबूल बनाएंगे। मगर तहरीक इंसाफ आज गैर यकीनी का शिकार है। खुद पार्टी को भी नहीं पता कि इमरान खान 2024 के इलेक्शन में जेल में होंगे या बाहर आएंगे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे मुहिम चलाएंगे और कैसे
कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त कशमकश का शिकार हैं। साथ ही नून लीग अब तैयारी कर रही है, लाहौर शहर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब 5 साल गुजर गए हैं, 2018 से 2023, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, क्यों है कि नवाज शरीफ 2018 की तरह गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे एयरपोर्ट पर लैंड करते ही? नहीं, इस मरतबा जो उनके केसेस हैं उनमें प्रोटेक्टिव बेल लेने का प्रोग्राम है। उस बारे में लीगल टीम ने पूरी अपनी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल की हुई है। तो इसलिए जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उस वक्त वो कानूनी तौर पे उनकी पोजीशन यही होगी कि उनके पास बेल होगी और वो फिर तारीख के मुताबिक जो भी तारीख अदालत ने तय की हुई होगी तो उसमें जो है वो अदालत में पेश होंगे। तो इसलिए उनका इस्तकबाल जो है वो उसमें कोई लीगल लकूना भी हमारी पूरी कोशिश है कि वो ना रहे और उनका इस्तकबाल भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो गलतफहमी या अबहाम 2018 में पैदा हुआ था जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो अपने तयशुदा यानी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे ना बढ़ सका, तो इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला हमने उन चीज़ों को भी पेश नज़र रखा है। तो इस्तकबाल जो है वो मियां नवाज शरीफ का पूरी कौम, पूरी PMLN जो है, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर में इकबाल पार्क में जलसे की सूरत में जो है वो करेगी। राना साहब 2018 में ज़ाहिर है आप लोगों को अदलिया से कोई तवक्को नहीं थी, एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट आप लोगों के खिलाफ नजर आई। आज अगर तवक्को है कि उन्हें बेल मिल जाएगी तो वो इसलिए कि उस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर थे, इस दफ़ा राइट साइड पर हैं, या इसके अलावा भी कोई फ़र्क है? देखिए, इसमें एक तो फ़र्क ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का केस है उसमें जो उनके साथी 2 मुलजमान जिनमें कैप्टन सफदर साहब और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, तो उनकी अपीलों की समाअत हो चुकी है। उस केस में एक फैसला आ चुका है और वो केस जो है वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ है और उस फैसले के पेश नज़र हमें बेल के मिलने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी बेहतर और रोशन जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी हम अपनी लीगल फाइट जो है वो करेंगे और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का तल्लक है तो बिल्कुल ये बात भी जो है वो पेश नज़र है और इसकी भी एक अपनी अहमियत है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त गवर्नमेंट जो भी थी, निगरान थी या जैसी भी थी, तो उनका उस दिन जो रवैया था 13 जुलाई को कि पूरे पंजाब में लोगों को रोका गया, जहाँ जहाँ से किसी ने लाहौर आने की कोशिश की और लाहौर में भी जो है रुकावटें खड़ी की गई। तो हमें यकीन है कि इस मरतबा कोई ऐसी सूरत हाल का हमें सामना नहीं होगा। साहब, और इस सारे के सारे मामले में अगर नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाते और एक वक्त में जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं, एक तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया मुज़ाहमती नहीं होगा, मुफाहमती होगा, वो मुस्तकबिल की बात करेंगे। दूसरा, इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि ना सिर्फ बयानिया मुफाहमती है बल्कि नवाज शरीफ पर तो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद है। इमरान खान सफ़र कर रहे हैं और नवाज शरीफ को बाकायदा उनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, फील्ड हमवार की जा रही। नहीं, इमरान खान सफ़र अपने जो है वो गलत अज़ाइम की वजह से कर रहा है। उसे वो 9 जुलाई को जिस जुर्म का उसने इर्तिकाब किया है, जो उसने जो है वो हमलावर हुआ है पाकिस्तान के दिफा के ऊपर, और वो जिस तरह से उस दिन उसने दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो दावा बोला है, वो उस बुनियाद के ऊपर सफ़र कर रहा है। वो कोई सियासी इंतकाम का निशाना तो नहीं बन रहा। और इस मामले में कोई हमारा क्या दोष है? को हमने उसे कहा था कि ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इस किस्म का एक बयानिया खड़ा करे और गिरफ्तारी की सूरत में जो है वो चढ़ दौड़े जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर। तो ये जो उसने किया है तो वो उसे इस बात के ऊपर तो उस बात से माफ़ी नहीं हो सकती कि जी क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए।
और उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए। अच्छा, मगर दूसरी सूरत में, जो दूसरी सूरत हमारी है, तो एक मियां साहब आके जो है वो कानून को अपने खिलाफ जो इल्जाम उनको फेस करेंगे, और जब वो अदालत में पेश होंगे, जो भी प्रोटेक्टिव बेल के बाद उनके इस्तकबाल के 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद जो डेट होगी, तो उसमें अदालत उनको बेल देगी। अगर अदालत बेल नहीं देती, प्री अरेस्ट बेल नहीं देती और उनको जेल भेज के पोस्ट अरेस्ट बेल देती है, तो जो भी सूरत हाल होगी, उस सूरत हाल को हमारी लीगल टीम और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फेस करने के लिए तैयार है। सब अवाम ने 16 महीने शहबाज शरीफ को वजीर आजम देख लिया है। अब आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो आप लोग कैंपेन के लिए कर रहे हैं, वो ये कि जी नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनेंगे। 2017 वाले हालात, जो महंगाई और ये सारी की सारी बातें वो कर रहे हैं, मगर अगर उन्हें बेल मिल भी जाती है तो उनकी नाअहली नहीं खत्म होती है, उसमें ज़ाहिर वक्त लगेगा। तो अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे तो ये कैंपेन कैसे कर रहे होंगे कि मैं वजीर आजम बनूंगा और मैं चीज़ें ठीक करूंगा? देखिए, जहां तक 16 महीने का तल्लक है, तो मामला ये है कि इन 16 महीने की जो मुश्किलात हैं और कुछ इन 16 माह में हो सका, वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। उस जो है ये कोई, हम इससे पहले 99 में 98 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और उसके बाद पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना, उस वक्त भी एक कैफियत थी पाकिस्तान के ऊपर, जब पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया और बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। उस वक्त वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी थे जिन्होंने इस मुल्क को सक्सेसफुली जो है वो उस बहरान से निकाला। 2013 में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का जो आलम था, और जिस तरह से वो मुल्क को जो है वो यानी डुबो रही थी, ये दोनों चीज़ें इतने बड़े यानी गंभीर मसले बने हुए थे। तो अगर अवाम ने 2013 में PMLN पर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एतमाद का इज़हार किया, तो अगले 4 सालों में इन दोनों मसलों का हल जो है वो करके दिखाया हमने। तो ये इससे पहले मियां नवाज शरीफ वो लीडर है कि जिसने, मगर मैं जानता हूँ वजीर आजम बनेंगे कैसे, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी अदालत बेल भी दे देगी, उनकी अपील पे भी फैसला कर देगी? देखें, अपील का फैसला तो खैर होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपील जो है वो काफी देर से पेंडिंग है, और वो नहीं है मुल्क में। फैसला तो हो सकता है, इलेक्शन से पहले ही हो सकता है। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा ना भी हो, और तो 2008 की मिसाल आपके सामने है कि 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों इलेक्शन से बाहर थे, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने 2008 के इलेक्शन में पंजाब में PMLN पर एतमाद का इजहार किया, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना या कोई 60 दिन लगे थे, तो उसमें उन्होंने जो है वो दोबारा इलेक्ट होके तो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे हलफ उठाया था। तो उसका तरीक़ाकार आइन में मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। वैसे मगर एक तो होता है मकबूलियत, दूसरी है कबूलियत। जो शहबाज शरीफ साहब की तो है 16 माह की हुकूमत में जो फुटप्रिंट है इस्टेब्लिशमेंट का गवर्नेंस में, वो हमें और बढ़ता नजर आया। SIFC का प्लेटफॉर्म हो, एक बाकायदा कोलैबोरेशन नजर आई। नवाज शरीफ साहब इस सब के लिए राजी होंगे बतौर वजीर आजम, या फिर इस्टेब्लिशमेंट का अपना कंफर्ट लेवल होगा कि अगर वो आ गए तो इस तरीके से काम हो सकता है जिस तरीके से शहबाज शरीफ के साथ हो रहा था या निगरान हुकूमत के साथ हो रहा है? इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, ये मुल्क जिस बहरान का शिकार है, उस बहरान से निकलने के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, पाकिस्तान को कामयाबी के साथ खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए मियां नवाज शरीफ ने हमेशा कभी अपनी ज़ाती अना को या अपनी किसी ऐसी सोच को कभी सामने नहीं रखा। माजी में भी जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई मामला हुआ है, तो उस वाक़े को या उस वक्त के हालात को आप एनालाइज करके देख लें। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा हद्दुल मक़दूर और आखिरी हद तक जाके कोशिश की कि उनके मामला जो है वो ना बिगड़े और मुल्क का जो है वो नुकसान ना हो। ये 2017-18 को ही अगर आप ले लें, तो उसमें भी मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम देना कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कोई बगाड़ की सूरत पैदा की, या 2014 में जब ये धरने हो रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की इमा पे हो रहे थे, उस वक्त का आप मियां नवाज शरीफ साहब का रवैया इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी
और अपने मुखालफ सियासतदान इमरान खान के साथ भी आप देखें तो उन्होंने तो हमेशा अपनी ज़ाती अना को जो है वो एक साइड पे रख के मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो हमेशा कोशिश की है, और हमेशा उन्होंने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ जो कि मुल्क के मफाद में हों और मुल्क की बेहतरी के लिए हों, उनको तरजीह दी है इस बात के ऊपर कि वो अपनी ज़िद के ऊपर जो है वो कोई ऐसा मामला करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है मुल्क और कौम का नुकसान हो। वैसे मगर इस वक्त ये जो अचानक बयानिए में नरमी है और मुज़ाहिमत से मुफाहमत की बात और आगे मुस्तकबिल की बात, वो इसलिए भी है कि एक तरफ इमरान खान कह रहे हों, उनकी पार्टी कह रही हो कि जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई थी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी यही कह रहे हों कि जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अगर इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और नवाज शरीफ साहब को पूरी फील्ड मौजूद है तो एक बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि इस तरफ ना जाएं नवाज शरीफ साहब। नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला क्रिएट नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो 9 मई के वाक़यात की बुनियाद के ऊपर हो रहा है, कोई उसके बयानिए या किसी बयान के ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन मामला ये है कि ये किस तरह से हमें ये गवारा हो कि हमारे यानी PMLN एक बड़ी सियासी जमात है, मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और एक वो बड़े लीडर हैं, तो उनका हमारा सारा बयानिया हर चीज जो है उसे आप लपेट के जो है वो 2 नामों के पीछे लगा दें कि जी बस यही हमारा बयानिया है और इसके अलावा तो हमने और कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीज जो है ये किसी तरह से भी पार्टी को काबिल कबूल नहीं है कि किसी एक नुक्ते पे भले वो कैसी ही अहमियत का हामिल क्यों ना हो कि पूरे बयानिए को, हमारी पूरी पॉलिसी को, हमारे पूरे फ्यूचर प्रोग्राम को जो है वो 2 या 1 नामों के साथ मंसूब कर दिया जाए कि जी बस इनका तो यही रह गया है, ये आएंगे और ये करेंगे। तो राना साहब, आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने अपने वोटर सपोर्टर को ये बताया था ना पार्टी को नाकाबिल कबूल है, तो क्या वोटर को काबिल कबूल होगी बात, या वोटर भी समझता है कि नहीं जी बस आगे की बात करें, आप ये आगे मुज़ाहिमत से ज़्यादा आगे चलने की बात करें, वोटर को भी यही बात काबिल कबूल है? देखें शाहजेब, जो सच्ची बात है, लोग जो हैं वो इस वक्त महंगाई के हाथों, देखें ये कोई न किसी की पॉपुलैरिटी है और ना किसी की अनपॉपुलैरिटी है। यही महंगाई की जिम्मेदारी जब इमरान खान पे थी तो जनवरी फरवरी 2022 में सारा कुछ ही उसके पास था, बाकी हर चीजें, उसका मीडिया, उसका गाली गलौज ब्रिगेड, उसका प्रोपेगेंडा, उसका बयानिया, सारा कुछ उसके साथ था। लोग उसे छोड़ के दौड़ रहे थे और उनके लोगों का हलकों में जाना मुश्किल था। लोग सिर्फ PMLN के टिकट की बुनियाद के ऊपर उन्हें छोड़ के जो है वो जा रहे थे। तो ये महंगाई जो है इसे हम भी 16 माह में कंट्रोल नहीं कर सके। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो रही हैं। आम आदमी जो है वो बड़ा परेशान है, और यही परेशानी और यही महंगाई जो है यही पॉपुलैरिटी है और यही अनपॉपुलैरिटी है। तो इसलिए इस मौजू के ऊपर अगर कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं देती, इसके ऊपर बात नहीं करती, आम आदमी के मसाइल का हल के ऊपर बात नहीं करती, बल्कि उसका कोई हल पेश नहीं करती, ऐसा हल के जो लोगों की समझ में आए, तो उस वक्त तक हमारा नहीं ख्याल कि फिर लोग जो है वो सिर्फ इस किस्म के जज्बाती नारे के जी हम आएंगे, हम फलां को भी पकड़ लेंगे, फलां को भी नहीं छोड़ेंगे, फलां को भी जेल में डाल देंगे, ये इस किस्म के नारों की शायद इस वक्त वो अहमियत नहीं है जो पहले माजी में रही है। और माजी में इस तरह के नारों से और जज्बाती जो है वो माहौल बना के भी काम चलाया जाता रहा है। लेकिन इस मरतबा आपको आम आदमी की बात के साथ मिला के कोई बात ऐसी करनी है तो करनी है, अलहदा से लोग इस बात को नहीं समझेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस हारने के बाद पहले मैच में नीदरलैंड्स को हराकर फातेहाना आगाज कर दिया है। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दी है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इब्तिदा में वो फैसला दुरुस्त भी दिखाई दिया। फ़खर जमान और इमामुल हक के साथ इनिंग्स जब शुरू हुई तो 12 रन बनाकर फ़खर जमान आउट हो गए। फिर कप्तान बाबर आजम आए, वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इमामुल हक भी 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर
मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील दोनों ने 50 स्कोर की। पाकिस्तान की चौथी विकेट पर 120 रन की शराकत बनाई। सऊद शकील ने 52 बॉल्स पर 68 रन बनाए, जिस पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद नवाज 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए और पाकिस्तान की पूरी टीम 49 ओवर्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई। और इब्तिदा में नीदरलैंड ने बैटिंग भी अच्छी की और 23 ओवर्स में उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। उनके रन्स भी 120 थे, लेकिन फिर 41 ओवर्स में पूरी टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 3, हसन अली ने 2, जबकि शाहीन आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट हासिल की। हमारे साथ रज़ाक भाई मौजूद हैं, साथ ही सिक्कू भाई मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, एक कन्विंसिंग विन तो है बहरहाल 81 रन से, मगर मैच में दरमियान ज़रा धड़कन तेज़ हो रही थी जब हमारा टॉप ऑर्डर फारिग हुआ। उस वक्त भी जब उनका टॉप ऑर्डर खेल रहा था 2 आउट ही हुए थे, उसके बाद भी आपको लग रहा है एक अच्छी कन्विंसिंग विक्ट्री है, अच्छी परफॉर्मेंस है, सेलिब्रेट करना चाहिए, कंसर्न्स हैं? नहीं, सेलिब्रेट तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। जो ट्रेंड चल रहा है ना इस वक्त इंडिया में, जो वर्ल्ड कप के अंदर जिस पिचेस के ऊपर 350 रन प्लस का वो ट्रेंड जो है हमें नजर नहीं आया। बल्कि जब शुरू में 3 लड़के जल्दी आउट हो गए थे तो हम घबरा गए थे सारे कि आगे क्या होगा और रन होंगे नहीं होंगे। वो तो 250 लग गए, उसकी वजह से नीचे भी कुछ रन हो गए। 32 रन शादाब ने किए, नवाज ने किए, तो इन सब ने मिलकर जो है एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल दे दिया। ये जो टोटल है 289, ये बहुत अच्छा हुआ करता था आज से 5 साल पहले तक। मगर अब आज करंटली जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 350 से कम जो रन है फिलहाल लगता है कि कम है। मगर पाकिस्तान जीत गया, बहुत अच्छा हुआ। बीच के अंदर उनका एक लड़का बड़ा अच्छा सेट खेल रहा था। पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर जो थोड़ा बहुत फॉल्ट है वो नजर आ रहा है, मगर नीदरलैंड के खिलाफ हम जीत गए। इसको ज्यादा अच्छा कन्विंसिंगली जीतना इसलिए भी जरूरी था कि इससे रन रेट हमारा बेहतर हो जाता, मगर हम जीत गए हैं तो हमें इस लिहाज से खुश होना चाहिए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये कुछ 19-20 हो जाता मैच तो फिर तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इट्स अ गुड स्टार्ट। रज़ाक भाई, आप क्या कहिएगा? ऑल आउट हो गए हम, 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाए, टॉप ऑर्डर नहीं चला, उसके बाद उनका फिर भी 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हमने देखा कि 23 ओवर तक अच्छा मोमेंटम था, ज़रा डर भी लगने लगा था, मगर फिर बड़ा अच्छा कमबैक किया, 81 रन से हराया। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो है, जिस तरह की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उस तरह का पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया। 1 साइडेड मैच होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता दूसरी टीमों में पड़ता कि पाकिस्तान की टीम जो है कि अगर 3-4 विकेटें पाकिस्तान ने गिरती और पाकिस्तान 350 करीब रन करता तो बड़ा अच्छा होता। नीदरलैंड ने टफ टाइम दिया है फील्डिंग में, और उसके बाद बैटिंग में भी 10-15 ओवर जो 20 ओवर खेले हैं वो टफ टाइम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्लोज जा रहे हैं मैच के। और ये बट डेफिनेटली देखें, इनएक्सपीरियंस टीम है नीदरलैंड की। 300 रन करना ये कम से कम जो भी टीम चेज करती है उसके टॉप ऑर्डर में 1-2 बैट्समैनों को विकेट पे रहना पड़ता है, फिर जाकर स्कोर होता है। जब विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे हारिस रऊफ ने आके 2 विकेटें ली, फिर शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और ये कप्तानी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी हुई है इस मैच में। लगा है कि कोई कप्तानी हो रही है, फील्डिंग प्लेसिंग के मुताबिक भी, और बॉलों को यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से किया, और मजा आया कि कप्तानी बाबर ने अच्छी की इस मैच। और सिक्कू भाई, एक जो एशिया कप से पहले एक जो इत्मीनान होता था वो था कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा वीक है। मगर मुझे याद है आप काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जी हमारा जो दरमियान के ओवर्स हैं उसमें जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। अब अचानक बॉलिंग से भी डर लगने लगा है कि पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हम मार तो नहीं खाएंगे, 350 बन गए तो फिर हम कैसे बनाएंगे। मिडिल ऑर्डर ने फिर भी संभाला दिया, आज भी दिया है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो डायनामिक्स हैं वो बदल गए हैं हमारे। आपको लग रहा है 350 हम पहले करें या फिर कोई और कर दे तो हम चेस करें, वो वाली टीम है हमारी बड़ी टीमों के खिलाफ? या देखो शान साहब, आपके प्रोग्राम में अगर आपको याद हो मैं कह रहा था कि सऊद शकील को खिलाएं, ठीक है, हमारे जो दरमियान में स्पिनर है, हमने पिछले 3 साल जो है ना जाया कर दिया। बल्कि पिछले 2 अक्टूबर को फेसबुक पे मेरी एक क्लिप वापस आती है ना, वो शेयर मेमोरीज के तौर पे, वो 2019 की थी। उसमें भी 2019 में भी मैं ये कह रहा था, मैं सुन रहा था कि हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल माठा हो गया है और समझ में नहीं आ रहा कि स्पिनर्स कैसे रन्स करेंगे। तो उस यानी कि आज से 4 साल से ये इशू चल रहा है, मगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। हमें काम करना चाहिए था। हमने कभी कोशिश नहीं की कि दूसरे लड़कों को अंदर लाते, इब्रार को खिलाकर देखते, उसामा को खिला के देखते, एक आधे लड़के को रेस्ट दे देते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये 3-4 साल जाया किए। अब हमें वर्ल्ड कप में इन्हीं के साथ जाना चाहिए, इन्हीं के साथ। अब देखें, जो अफगान सीरीज हो रही थी, मैं कह के थक गया था कि सऊद शकील को खिलाएं, आज उसने वो मैन ऑफ द मैच हो गया।
तो इसका मतलब है कि वो स्लो हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही है, और जो क्रिकेट टीम के साथ लोग हैं वो पता नहीं किस होश हवास में हैं, क्या सोच रहे हैं, वो तो अपनी जगह छोड़ते नहीं है। तो एनीवे, अब जो कुछ भी है इस टीम के साथ हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हमने इनको बैक करना है। अब बाकी जो है इनकी मेहनत है, अगर ये सरवाइव कर जाएंगे इधर से तो इनकी वाह है, अदरवाइज तो फिर बहुत सी चेंजेस जो है हम सब मिलकर डिमांड करेंगे। रज़ाक भाई आप बताइएगा, ये जो दरमियान बॉलिंग है, ऐसा हुआ है एशिया कप में भी हुआ कि अगर जब नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर दरमियान के ओवर्स में हमें नजर आता था कि जी मैच स्लिप हो रहा है, हमारी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अच्छा नहीं है। आपको लगता है इस बॉलिंग के साथ हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ? देखिए शाहजेब, बॉलिंग एक्सपोज हुई है, इसमें नो डाउट कि जिस तरह की बॉलिंग हमने की है नीदरलैंड के खिलाफ, इस तरह की बॉलिंग नहीं होनी चाहिए, इससे और अच्छी बेहतर होनी चाहिए थी, हमें अर्ली ऑन विकेट लेनी चाहिए थी। जैसे कप्तानी का मैंने बात की, बाबर आजम ने जिस तरह इफ्तिखार अहमद को लेके आए, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये वो आए तो बैट्समैन थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि जी ये नॉन रेगुलर बॉलर है, उसको चांस दिया, आउट हो गए, विकेट मिल गई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि वो नज़र नहीं आ रही, डेप्थ नज़र नहीं आ रही जिस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए। कि अगर हम इस टीम के खिलाफ अगर 287 को हम डिफेंड कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अगर अच्छी टीम होगी तो वो तो बड़े आराम से स्कोर करेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उनको बैट्समैन को पता है विकेट कैसे स्टे करना है, कैसे रन बॉल करना है। तो इनकी बस यही थी नीदरलैंड की, बस बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है और बैटिंग में थोड़ा सा टफ टाइम दिया है, पर पाकिस्तान की बॉलिंग को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और टॉप जो बॉलर्स हैं, शाहीन हो गया या हसन अली हैं, इनको विकेट लेनी बहुत जरूरी है। और ये बताइएगा सिकू भाई, एक तो ज़ाहिर फ़खर जमान जब नहीं चल रहे थे श्रीलंका में तो ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जी बड़ी बैटिंग विकेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पर ये चलेंगे, बल्ले पे बॉल आएगा, फॉर्म में वापस आ जाएंगे। वो हमें आज नज़र आया कि आज नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। और दूसरा, हसन अली को इंक्लूड किया गया, उन्होंने ज़ाहिर ब्रेक थ्रू भी दिया। दोनों पर कॉमेंट कीजिएगा। देखो, फ़खर के लिए तो मैं आज अपने मॉर्निंग शो में भी ये बात कर रहा था कि अब फ़खर को, अगर मैं कोच हूं, मैं टीम के साथ हूं, मैं वहां पे मौजूद हूं, तो मैं उनको बोलूंगा भाई अब अगले मैच में आपने ऑल आउट जाना है। उनके पास अब 2 मैच रह गए, एक श्रीलंका का और एक इंडिया का। अगर वो वहां पे दोनों में फेल होते हैं तो फिर उनकी जगह नहीं बनेगी, फिर वो अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा। तो उनको चाहिए कि श्रीलंका के खिलाफ कोचेस को चाहिए, उनको कहेंगे आप खुला खेलो, बिल्कुल फ्री होकर खेलो, मारो जिस तरह आप खेलते हो, स्ट्राइक करो, पावर हिटिंग करो और आप उसमें से थ्रू हो जाओ। अगर वो थ्रू हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। अगर नहीं होते तो वैसे भी बैट फॉर्म में, वैसे भी वो आउट हो जाएंगे। हसन अली का ये कि उनकी पेस नहीं है। आज हम देख रहे थे, मुसलसल कमेंटेटर भी इस पे बात कर रहे थे कि 130, 132 के पर वो गेंद कर रहे हैं, बाकी लड़के 145 के ऊपर जा रहे हैं। मगर ये कि उनका एक्सपीरियंस है, जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि उनको सिलेक्शन इसलिए हुई है कि वो एक्सपीरियंस है, उनके अलावा और उनकी मतलब है कि उसके अलावा फिर कोई और चॉइस हमें नजर नहीं आ रही थी। बाकी लड़के अनफिट हैं, वो भी नसीम अनफिट हो गए, हसनैन अनफिट हो गया, तो ये सारे लड़के, और एहसानुल्लाह अनफिट है, 4-5 लड़के हमारे अनफिट हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं, उनको इसी तरह गेंद करनी पड़ेगी। और हारिस ने आज जो अच्छी गेंद कर दी ना, उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं बहुत घबराया हुआ था कि पिछले मैच में उनको 9 ओवर में 90 रन पड़े थे। मैं बहुत घबराया हुआ था कि वो हमारा अच्छा स्ट्राइकिंग बॉलर है। आज उसने अच्छी गेंद की, तिखी गेंद की, मजेदार गेंद की, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा हो गया। रज़ाक भाई आप कमेंट कीजिएगा फ़खर जमान पर और हसन अली की बॉलिंग पर। देखिए, हसन अली पहले तो वर्ल्ड कप में नहीं थे क्योंकि एशिया कप वो नहीं खेल रहे थे। अगर वो अनफिट ना होते नसीम शाह तो ये इनका चांस ही बनता था। एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली पेस उनकी कम हुई है, वेरिएशन है, पर यहाँ पे पिचेस में देखें कोई इतनी रिवर्स स्विंग या कोई इतना नजर नहीं आ रहा, बड़ा अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। और फ़खर की बात कर रहे हैं, देखो फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ क्रेडिट दे पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी कि वो फिर भी उनको मौका अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैच से खिला रहे हैं। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मैं समझ अगर ये अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह पे होते तो ज्यादा अच्छा होता, पर ये कि फ़खर है, नो डाउट के उनमें जितना पोटेंशियल है, अगर वो चल गए तो पाकिस्तान को वो अच्छा टोटल सेट करके दे सकती। यानी कि ओवरऑल आपको लग रहा है यही टीम पिक कर सकती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से हमने देखा कि कल शिकस्त दी है, फिर साउथ अफ्रीका भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि बड़ी टीमों को शिकस्त दे सकती है। फिर इंडिया की टीम ने बड़े सही टाइम पर पिक किया वर्ल्ड कप से पहले। शाहजेब देखें, पता है कि अब ये जो वर्ल्ड कप
यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, टीम बना के लेके आते हैं, आपको पता होता है कि ये कॉम्बिनेशन हमारा खेलेगा। यहाँ पे अगर कीप चेंजिंग करते रहेंगे सारा प्रेशर प्लेयर्स पे आता है। ये एक प्लेयर को अगर आप टीम से बाहर करते हैं तो जो बेंच पे बैठे हैं तो उन पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है यार कि इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान को बड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। क्रिकेट जो है ये अच्छा खेलने का नाम है, आप हर डिपार्टमेंट में आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नंबर 1 पे जाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी हल्की टीमों के साथ खेल के वनडे और नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो समझ नहीं आती हमें। अब आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी परफॉर्मेंस सामने नजर आएगी। सिकू भाई, कैचेस भी हमने आज ड्रॉप किए हैं हर डिपार्टमेंट में, जो रज़ाक भाई कह रहे हैं इंप्रूव करना पड़ेगा। बड़ी टीमें हैं, बैटिंग पिचेस हैं, बॉलिंग हमारी वीक है। यार शाजिद, मुझे ये बताओ कि हमारे पास चॉइसेस क्या है? अगर हम बेंच की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक स्पिनर में उसामा है, बॉलिंग में मोहम्मद वसीम है जिसने इतनी अच्छी गेंद नहीं की, और बैटिंग के अंदर हमारे पास जो है अब्दुल्ला शफीक है और कोई नहीं है। बाकी जो है वो 3 रिजर्व में, वो तो रिजर्व में है, मतलब एक हारिस है वहां पर और जमान खान है और इब्रार है, वो रिजर्व में है। हम उनको नहीं खिला सकते अभी। तो हमारे पास यही चॉइस है, इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और जिस तरह शुरू में रज़ाक ने बोला कि हमारे कप्तान को अच्छी तरह कप्तानी करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के। आज मैंने उनसे ये भी एक सजेशन दी हुई है कि जो साउथ शकील जो बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है, आज किसी जगह पे उसको करा देना चाहिए था, उसको करा के देख ले। यू नेवर नो कि वो हमें किसी मौके पर फायदा पहुंचा दे। तो ये इस किस्म की चीजें हैं जो कि कप्तान को सोचनी चाहिए और मौका लगे तो उसको आजमा लें। तो और इसके अलावा बताएं हमारे पास चॉइस क्या है, हम किसको लेके आ सकते हैं? हमारे पास कोई पीछे लड़का हम छोड़ के ऐसा नहीं गए कि जिसको हम बोलेंगे जाओ ज्वाइन करें। तो हमें इसी टीम के साथ खेलना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। बाकी देखते हैं कि उनकी फिनिशिंग क्या होती है। इस दफा ये फिनिश अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बहुत सी तब्दीलियां होंगी, उस तब्दीली में फिर सारे लपेटे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।